अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेक्चर 10 स्टार्ट हो गया जी कैफ वन का। अच्छा जी, कल आपके साथ बात स्टार्ट की थी इनिशियल रिकग्निशन की। IS 16 के अंदर जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो है कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हों और कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो तो आप रेवेन्यू इसको एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर जब ये डिसाइड हो गया कि एसेट रिकॉर्ड कर लें, ये क्राइटेरिया मीट हो गया, तो फिर अगला सवाल पैदा होता है कि किस अमाउंट पे करें। तो फिर उसके लिए कहा गया कि इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट हो। कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, परचेज प्राइस, ये मैंने बड़ी वाली बात लिख दी, बीच में दो तीन बातें इसके साथ अटैच है ना, ठीक है, तरह निशानी रहती है, तीन लिख दीजिए। परचेज प्राइस में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऐड करते हैं, रिबेट्स वगैरह लेस करते हैं। फिर सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है, वो जितनी भी आपको ज़रूरी कॉस्ट नज़र आएँ जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए, मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में लाने तक की, वो सारी कॉस्ट आपने ऐड कर देनी। और फिर इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द एसेट और रिस्टोरिंग द साइट, ठीक है ना। अगर कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कंपनी पे उसकी, तो इसको भी ऐड करना होता है। लेकिन ये बहरहाल आपके स्कोप से बाहर था, मैंने कहा अगर सवाल में आ जाए एज इट इज फिगर उठाकर लिख देना, आएगा नहीं मेरे हिसाब से। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहते हैं कि बैलेंस शीट डेट पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो IS 16 आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बैलेंस शीट डेट पे सब्सिक्वेंटली दो मॉडल्स के तहत मेजर करने का ऑप्शन देता है, या तो कॉस्ट मॉडल पे रखें जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, या रीवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएं जो कि हम मंडे को इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट मॉडल वही है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे एसेट नज़र आएगा बुक वैल्यू पर, मतलब बैलेंस शीट में, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट जो एसेट की थी जब कभी खरीदा था, 15 साल 20 साल पुराना कोई एसेट भी है तो वो आज भी अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़ा होगा और उसकी डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी वो अलग पड़ी होगी, उसको लेस करके बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिखाया जाएगा। ठीक हो गया। अब जब एक बार एसेट की कॉस्ट डिटरमिन कर लिया आपने, ये चीज़ें होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए, और आपने डिसाइड कर लिया कि ये कॉस्ट बनती है और उससे आपने एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर लिया, यानी एसेट जब रेडी टू यूज़ हो जाता है तो उसके बाद फिर एसेट को यूज़ करते हैं और उसको डेप्रीशिएट किया जाता है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी सी बातें रह गई थी जो यहाँ से मैंने कहा था कर लेंगे आते साथ, तो क्या है जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, एसेट की अमाउंट में कॉस्ट रिकॉर्ड करना कब रोक देंगे, ठीक है, कब रोक देना है जी हमने एसेट की कॉस्ट में कॉस्ट को ऐड करना, कब रोक देना है, जब वो काबिल इस्तेमाल है, जब वो रेडी टू यूज हो जाए, सादा बात, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इन कैरिंग अमाउंट सीजेज व्हेन आइटम इज इन इंटेंडेड कंडीशन एंड लोकेशन नेसेसरी फॉर, ठीक है, वही वाली बात कि जिस जगह पे आप देखना चाह रहे हैं, यानी काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाए, रेडी टू यूज हो जाए। अब वो यूज़ आपने जो सोचा हुआ था वही है, जब वो उस यूज़ के तहत रेडी हो जाए तो आपने कॉस्ट को उसमें ऐड करना रोक देना है। अब वो ऐसे चलेगा तो उसके चलने के ऊपर फिर जो खर्चे आएंगे सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता है, जिसकी डिस्कशन मैंने अभी आपके साथ करनी है, ठीक है। चलें खैर आगे बढ़े। आगे एग्जाम्पल कहता है देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई ने बाइक लिया 75,000 का, 3 साल के बाद वो 1,75,000 का हो गया। भाई क्या किया सर, फ्यूल नहीं लगता, चलाने के लिए ज़रूरी है, मैं रोज़ फ्यूल डालता था तो एंट्री करता था मोटरसाइकिल डेबिट कैश क्रेडिट, यानी एसेट बढ़ा रहा था मैं। अब भाई ऐसा थोड़ी होता, एसेट को यूज़ करने का कोई खर्चा जब एसेट रेडी टू यूज़ हो गया, कॉस्ट को उसकी कैरिंग अमाउंट में, यानी एसेट की कॉस्ट में ऐड करना खर्चों को रोक दे, एसेट का हिस्सा बनाना रोक दे। अब एसेट को यूज़ करना या रीडिप्लॉय करना, ये मैंने आपको बताया था। रीडिप्लॉय का मतलब क्या है कि आपका एसेट पहले मिसाल के तौर पे एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक जगह लगा हुआ है, इंस्टॉल किया, आपने वहाँ से उतार के आप दूसरी जगह पे इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तो ये रीडिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय नहीं, रीडिप्लॉय। तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग या रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम, ठीक है, उसको आपने एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE, ठीक है जी। कौन सी कॉस्ट, अब और एग्जांपल आ गई, ऊपर भी उसने बताई थी, कुछ यहाँ पे भी आ रही। कॉस्ट इनकर्ड
while item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। कहता है वो कॉस्ट जो इनकर हो रही हैं while आइटम जो है वो yet to be brought into use है या ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी। क्या मतलब, मैं एक मिसाल देता हूँ। कॉलेज वालों के पास एक जनरेटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है लेकिन वो बड़ा पुराना हो गया, ठीक है। कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि हम एक नया जनरेटर लेकर आते हैं। कॉलेज वालों ने 30 लाख रुपए खर्च किए टोटल, यानी कि वो ख़रीदा, उसका किराया डाला, वहाँ से लेकर जो है वो इनके तक पहुँच गया। अब यहाँ पे आने के बाद अभी फ़िलहाल वो पुराना जनरेटर चल रहा है, तो उन्होंने कहा चलो यार ये वाला सेशन अभी नहीं इसको उतारते और नए को नहीं लगाते। सस्ता मिल रहा था, ज़रा डील लगी हुई थी, तो उन्होंने नया जनरेटर ले लिया। अब फ़िलहाल क्या करें, फिलहाल उन्होंने कहा यार हमारे पास तो जगह तंग है, जो 7 वाली बिल्डिंग है ना, इनके आगे जगह काफ़ी है, साइड पे भी जगह काफ़ी है। तो इनसे बात की कि यार अगर हम अपना जनरेटर कुछ अर्सा आपके पास रख दें अमानत के तौर पे तो कोई मसला तो नहीं है, फिर साथ भी है, नज़र में भी रहेगा, और चलो यहाँ पे जगह भी नहीं। उन्होंने कहा जी रख लें, किराया लेंगे। जाहिर सी बात है, अब वो किराया जो है वो तय हुआ मिसाल के तौर पे जी 10,000 महीने का आपने हमें देना है, हम यहाँ पे रख लेंगे, हमारा गार्ड इसकी देखभाल भी कर लेगा। अब 6 महीने तक ये जनरेटर 7 वाली बिल्डिंग में किराए पे पड़ा रहा तो 60,000 रुपये किराया पड़ गया। अब 30 लाख 60,000 में पड़ गया ना हमें तो जनरेटर। क्या ख्याल है? बस यही वो कह रहा है कि आपने अगर एसेट कॉस्ट इनकर हो रही है, कॉस्ट तो इनकर हो रही है, क्या चीज़, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने मिसाल के तौर यार लिख ले भाई, कॉस्ट इनकर हुई मसलन किराया, ठीक है जी, ऑफ एन आइटम मतलब जनरेटर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। वो तैयार था चलने के लिए बिल्कुल जिस तरह से हम चाहते थे, रेडी टू यूज था, ठीक है, लेकिन उस पर कॉस्ट इनकर हुई है, हालांकि वो अभी येट टू ब्रॉट इनटू यूज है, मतलब उसको 7 वालों की बिल्डिंग में किराए पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करो, ये कॉस्ट को आपने कैरिंग अमाउंट में नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। अब आपका एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस डाल दो पीएनएल के अंदर, एसेट में कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब अब येट टू ब्रॉड इनटू यूज है या ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी, कोई अब इसकी एग्जांपल मेरे ज़हन फिलहाल नहीं आ रही। बहरहाल हर वो खर्चा, कहने का मकसद उनका ये है कि एसेट तो रेडी टू यूज हो गया था, एसेट चलने के लिए तैयार था, लेकिन आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया या अभी फुल कैपेसिटी पे नहीं कर रहे, जिस वजह से कोई कॉस्ट इनकर हो रही है, तो वो कॉस्ट आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, कैरिंग अमाउंट का मतलब एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं, एसेट का हिस्सा नहीं बनानी, पीएनएल में एक्सपेंस बना लो, ठीक है, उसको कैरिंग अमाउंट में मत डालो। फिर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, मिसाल के तौर पे हमने एक जो है वो नया कोला दरियाफ्त किया, दरियाफ्त तो नहीं, हाँ दरियाफ्त किया, चलो फार्मूला एक बनाया, करेला कोला हमने जो है वो फार्मूला बना लिया। IS 38 में आप देखेंगे इंटेंजिबल्स के अंदर हम एक फार्मूला बनाते हैं, हमने फार्मूला तैयार कर लिया। अब वो फार्मूला जो है वो जाहिर सी बात है अब किसी प्लांट के ऊपर जो हम वो तैयार करेंगे, बड़े लेवल पे कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको बेच के फिर उससे फ़ायदा कमाएंगे। तो 2 एसेट्स, एक तो इंटेंजिबल बना वो अमोर्टाइज होता है IS 38 में, FAR 2 में देखोगे, और एक अब उस फार्मूला को यूज़ करके उस डिज़ाइन को, उस जो है वो मतलब जो भी वो फार्मूला जो बन गया, अब उसको इस्तेमाल करके हमने मैस प्रोडक्शन करनी है तो प्लांट लगाना पड़ेगा। वो प्लांट हमने लगा लिया, प्लांट लग गया, रेडी टू यूज़ हो गया, बल्कि चल भी गया, लेकिन अभी लोगों को इतनी आगे ही और इतना शऊर नहीं आया कि करेला कोला कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। अब हमारे खर्चे फ़िलहाल ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल उससे कमाई क्या हो रही है, कम। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे जो है वो सेल्स, मेरी जो इनकम्स हैं, रेवेन्यूज़ जो हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक इवन नहीं ना हुआ, अभी लॉस है, ठीक है। मेरी सेल्स लेट से 100 रुपये की हुई हैं, जबकि मेरी एक्सपेंसेस जो हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल और लटरम पटरम सारे ही आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं, एक्सपेंसेस जो हैं वो लेट से 120 के हो गए हैं। अभी तक हम इनिशियली ऑपरेटिंग, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लॉस, चलने से आने वाला लॉस, चल रहे हैं बिजनेस, ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन लॉस आ रहा है। तो ये 20 रुपये का जो लॉस है, अब किसी साइंसदान के जहन में ये आया
कि यार देखो ये एसेट अभी क्योंकि नया नया है और लेस देन फुल कैपेसिटी चल रहा है तो ये लॉस इसी वजह से आ रहा है, तो ये एसेट ही कॉस्ट में ऐड कर का नहीं है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज को आपने कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं करना। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज वाइल डिमांड फॉर प्रोडक्ट आउटपुट बिल्ड्स अप, यानी कि अभी डिमांड इतनी नहीं बढ़ी है तो इनिशियली क्या आ रहा है, ऑपरेटिंग लॉस, तो इसको क्या करना है, इसको कैरिंग अमाउंट में ऐड नहीं करना। और वही ऊपर जो लिखा हो तो यहाँ पे दोबारा आ गया, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग या रीऑर्गेनाइजिंग एन एंटिटीज ऑपरेशंस। एक आप कराची से लाहौर में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके कोई खर्चों का कोई और ट्रीटमेंट होगा, रीस्ट्रक्चरिंग आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह FY 2 में I-37 में, लेकिन जो आपने प्लांट वहाँ इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे रीलोकेट कर रहे हैं ना, उसको लाने का खर्चा जब वो फिर एसेट ही कॉस्ट में ऐड ना करें, आप उसको फिर आपका खर्चा है, आपने बाद में डिसीजन लिया आप उसको एक्सपेंस आउट करें। एसेट तो चल रहा था ना, एसेट आपने खुद ही उठाकर इधर से उधर किया, ये नहीं कि आप कहीं और से लाएं, फिर तो आप पहली बार ला रहे हैं। रीलोकेट करने का रीलोकेट का मतलब क्या है, पड़ा था आपके पास ही, इधर से उठा के इस कमरे से AC उतार के उस कमरे में लगाना, आपका भी ये जो है वो रनिंग एक्सपेंस बनता है। कॉलेज वालों ने ये AC उतार के इस कमरे से साथ एक कमरा बनाया उसमें लगवाने। अब ये AC जब आए थे उस वक्त मिसाल के तौर पे 1.5 लाख का एक AC आया था और 3,000 रुपये इस पर किराया लगा था और 2,000 इस पर फिटिंग आई थी, तो 1,55,000 में इन्होंने कैपिटलाइज कर लिया था मिसाल के तौर पर, कि हर AC लगाने पर लगाने वाले ने 2,000 इंस्टॉलेशन ली थी। अब इस कमरे से उतार के उस कमरे में लगाएं, 2,000 वो फिर ले तो 1,57 हो जाए, फिर वहाँ से उतार के अगले में लगाएं, फिर वहाँ से वही वाली बात होगी, फिर ये तो 10 कमरे बदल लो 2 लाख पे पहुँच जाना है AC माशाल्लाह। नहीं, रीलोकेटिंग, रीडिप्लॉइंग, ये कॉस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है। होमवर्क का सवाल तो आसान सा था, कोई इसमें मसला है तो बताएं। सर कोई लीगल रिक्वायरमेंट अटैच हो इस यूज के साथ, जिस तरह मोटर बाइक है तो उसके साथ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या इसकी कॉस्ट में शामिल होगा? नहीं, आपके मोटरसाइकिल के ऊपर जो टोकन पे होता है, अगर तो वो एनुअल है तो आपकी मेंटेनेंस, और अगर फर्स्ट बाइक का वैसे एनुअल नहीं होता, बाइक के अंदर ऐसा होता है कि जब खरीदते हैं आप उसी वक्त रजिस्ट्रेशन होती है, वो रजिस्ट्रेशन ही कॉस्ट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी कॉस्ट है लाइसेंस, मोटरसाइकिल की कॉस्ट। मोटरसाइकिल तो चलने के लिए तैयार है, उसको चलाने वाले का लाइसेंस है तो वो चलाने वाले का खर्चा है ना, मोटरसाइकिल का क्या कसूर है, वो तो बगैर लाइसेंस वाले के भी उससे भी चल जाता है, बल्कि माशाल्लाह इसी क्लास के अंदर ही ज़्यादातर का होने ही कोई नहीं, बनवाई नहीं। खैर पीछे क्रैकडाउन हुआ था ना ज़रा पिछले साल, बेहतरीन अपना सब ने बना लिया था। आइसक्रीम होती है तो उसके लिए तो अब बिल लाजमी होता है, ज़रूरी होता है, हाँ तो उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। यार देखो ऐसे तो भाई, ऐसे तो मेरे दोस्त प्लांट चलाने के लिए बिजली लाजमी है, ऐसे तो मेरे दोस्त पेट्रोल भी लाजमी है बाइक के चलने के लिए। नहीं, एक बार अगर एक एसेट रेडी टू यूज़ हो गया ना, अब उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करना, वो बेसिकली ना उसके ऑपरेशंस की कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट है, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर मैं भी करवाने लगा हूँ। ये इनिशियल मेजरमेंट की बात हो रही है, इनिशियली एसेट को कॉस्ट से मेजर करना है, और कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट में क्या है, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में अभी मैं बताता हूँ, अगर एसेट चल पड़े तो बहुत सारी कॉस्ट उस वक्त भी लग रही होती है, तो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सारी कॉस्ट उसकी रनिंग कॉस्ट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, P&L में जाता है। अगर कोई ऐसी कॉस्ट बाद में हो रही है जिससे वो अपग्रेड हो रहा है तो वो कैपिटलाइज होती है, उस तरफ अभी डिस्कशन जानी है। फिलहाल बात चल रही है इस वक्त इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, एट कॉस्ट। तो इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम जब एसेट हमारे पास आया तो वो जिस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होना है वो कॉस्ट कौन सी है, वो सारी कॉस्ट जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए जरूरी है। अब एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया, कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर कॉस्ट ऐड करना रोक दें, एसेट को करें कैपिटलाइज, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, अब उसको करें यूज। अब यूज करने के ऊपर जो खर्चे आने उनकी बात मैंने अभी करनी है, ठीक है। लैंड प्रिपेयर करके लैंड ही यूज करते हैं, और साइट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इंस्टॉलेशन करनी है, उससे कोई इतनी बड़ी बात नहीं जी, दोनों ही ऐड हो। कौन सी लाइसेंस फी? बेटा एनुअल एक्सपेंस है ना, कोई भी ऐसे ही तो मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ भाई को सवाल, अगर मिसाल के तौर पे आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने निशान लगाया ना तो अगर किसी और का जवाब उससे मिल गया तो फिर टिक कर लिया करें, ठीक है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हर वो रनिंग खर्चा आपकी मंथली, इस प्लांट को चलाने वाले की मंथली सैलरी भी तो होगी, एनुअल सैलरी कर लो, चलो ऐड कर लें एसेट कॉस्ट में। एसेट बात सादा बात, एसेट रेडी टू यूज हो गया बस दैट्स इट, अब कौन सी कॉस्ट उसमें ऐड करो, चलाने के खर्चे तो ना उसमें ऐड हो, ठीक है। तब भी खर्चा ही है, तब भी खर्चा ही। अगर आपने एक मिनट अगर आपने उसको चेक करने के लिए चलाया था और वो उस वक्त जब बन रहा था फैक्ट्री वालों के पास, तो वो बेशक कर लेते। जी भाई,
अगर ये सर कोई यूज कर रहे हैं जैसे आपने अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा यार, अभी मैंने सिर्फ रेडी टू यूज़ किया है। रेडी टू यूज और उसको फिर मतलब उतार कर रख दें, जैसे आपने क्या है जनरेटर को हमने नया जनरेटर खरीदा है और उसको उतार कर फिर दोबारा रेंट पे रख दें, तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं, बल्कि डेप्रिसिएशन होती रहेगी उसकी। जब एक बार ऐसे रेडी टू यूज़ हो जाता है तो डेप्रिसिएशन होती है। अच्छा यार, देख लेते हैं अब सवालों के अंदर, ये आगे चलते हैं, ठीक है ना। ऐसे खाम खा पानी में नहीं डाली आप लोगों ने, इनका कोई फायदा नहीं है। एसेट अभी उतार के रखा है कहीं पे, दिखाओ किसी सवाल में, सवाल दिखाओ। अब सवाल पे बात होगी, सवाल दिखाओ। पहली बार पेट्रोल डाला है। जी अच्छा भाई, बात सुनो, एसेट उतार कर रख लेना तो किस लिए उतार के रखा है? अगर बेचने के लिए रखा है तो IFRS 5 लगता है, फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। सादा बात है, आपने एसेट एक बार रेडी टू यूज हो गया आपका तो डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा। आप चलाओ तब भी डेफिसिट होगा, नहीं भी तब भी, लेकिन कोई कॉस्ट ऐड नहीं होनी, उसका क्राइटेरिया अलग है, वो पढ़ाना है। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की तरफ आने, सब्सिक्वेंट कॉस्ट की तरफ आने तो दो। फिलहाल तो सादा बात हो रही है, इनिशियल मेजरमेंट, पहली बार एसेट को रिकॉर्ड करना है तो किस पे करना है? कॉस्ट पे। तो वो कॉस्ट क्या होगी? वो खर्चा जो रेडी टू यूज होने तक जरूरी था। अब जब रेडी टू यूज हुआ है भाई, अभी यूज नहीं हुआ, रेडी टू यूज हुआ है, तो उसके बाद के खर्चों की बात आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? उस तरफ तो मैं अभी गया ही नहीं हूं, अभी तो मैंने एसेट को रेडी टू यूज किया है। अब सवाल करने से पहले सोचना है कि ये यूज होने से पहले का खर्चा है, ये यूज होने के बाद का, ठीक है। ओके, चलूं आगे। और इसमें कोई सवाल पूछे, यूं ना पूछा करें, ऐसे यूं कह दें, अभी इस सवाल के अंदर यूं कह दें, ये क्यों नहीं, जैसे भाई ने पूछा, तो भाई ये फॉर द ईयर इंश्योरेंस है, ये हर साल आएगी, एसेट चल पड़ा उसके बाद इंश्योरेंस आ रही है। और इसमें कोई सवाल कहाँ पे है जी? ट्रायल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, कैपिटलाइज होगी, टेस्ट रन को कहते हैं, ट्रायल प्रोडक्शन, टेस्ट रन। और एक्सक्यूज्ड, ऑक्ट्राय चार्जेस, समुद्री किराया बताया था कल, समुद्री किराए को ऑक्ट्राय चार्जेस कह देते होते हैं, इसीलिए बताया था कि कभी आ जाता है नाम लिखा हुआ, परेशान नहीं होना, किराया है बस, किराया है बस, हम तक आना है तो जो सा भी किराया है वो किराया है, ठीक है जी। जी, क्योंकि उसके साथ कोई कहीं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा नहीं हुआ। कहाँ पे एडमिन कॉस्ट? जी हाँ जी, यूँ लिखा होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एडमिन कॉस्ट, यूँ लिखा होगा बकायदा, या कोई निशानी होगी जी। काले क्वेश्चन में निशानी थी, या क्लियरली लिखा होगा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। चले चले, वो मैं क्या करूं फिर? हाँ, क्या करूं मैं? उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी, पता नहीं वहां तक पहुंचते नहीं पहुंचते आज, मतलब तैयारी पे आपने तो कर लिया होना है, और 70% सही भी होना है इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ा ही आप पूरी कहानी डालेंगे अभी, ठीक है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे बात शुरू करते हैं, उसके अंदर जो जो केसेस बन सकते हैं वो करते हैं, फिर 3-4 एग्जाम्पल्स हैं वो करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो वो सब कर लिया तो पास पेपर 4 खुद क्लास में आज ही हो जाएगा, नहीं तो आपको कहूँगा हाँ आज दोबारा कर लेना, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर ये एरिया सारा चेंज इन एस्टीमेट के अलावा, चेंज इन एस्टीमेट और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना है हमने, बस ये 2 निकी चीज़ें रह गई हैं, वरना रीवैल्यूएशन के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया बनता है, तो ये असल में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आज शुरू करने लगा हूँ। मैंने जैसा आपको अर्ज़ किया, पिछली अटैम्प्ट के अंदर भी ये वाला कॉन्सेप्ट उसने टेस्ट किया है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला। यही जो चीज़ आप सोच रहे थे, बोल रहे थे बार बार, अब उस तरफ आते हैं। एसेट एक बार चल पड़ा तो उसके बाद खर्चे तो हो ही रहते हैं सारी ज़िंदगी में। एसेट के चलने के दौरान सारी ज़िंदगी एसेट के खर्चे तो ऊपर चलते रहते हैं। अब वो खर्चे कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं, ये डिस्कशन में आप करने लगूँ। जब एक बार आपको ग्र करके चेक करके टेस्ट रन करके बता दिया गया ना कि चल रहा है, सही है, ओके है, तो उसके बाद इनिशियल मेजरमेंट वाली कॉस्ट रुक गई है। अब एसिड रेडी टू यूज है ना, तो इनिशियल मेजरमेंट साइड पे होगी। उसके बाद फिर ये बात होगी, एसिड चलेगा तो फिर सब्सिक्वेंटली उस पर कुछ खर्चे होंगे। वो खर्चे जो उसको चलाने के लिए जैसा बना हुआ वैसा चलता रहे उसके लिए जरूरी है, वो एक्सपेंस में जाते हैं, और जो उसको अपग्रेड कर दें वो कैपिटलाइज होते हैं, ठीक है। और 2 चीज़ें इसमें और भी हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो बहरहाल स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। तो 2 तरह के सब्सिक्वेंट का मतलब
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं है, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंस है। यानी एसेट रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद जब चलने लग गया तो दौराने जिंदगी बहुत सारे खर्चे जो हो रहे होते हैं उसको कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जी दो तरह का होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंस जो होता है ये यूं कह लें कॉस्ट ऑफ डे टू डे, ये लिखा हुआ किताब है वहां से पढ़ते हैं, पहले यहां पे लिख लें, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में लिखूं तो मैं यूं कहना चाहूँगा कि ऐसे खर्चे जो एसेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ऐसे ही मिसालें होती हैं। ठीक है, ये बढ़ाए ना बल्कि इसको मेंटेन करे। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसको कह देते होते हैं ना इस तरह से एसेट को। यानी कि आपने जो बाइक लिया, अब वो बाइक आप हर महीने वर्कशॉप पे ले जाते हैं और उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, ऑयल डलवाते हैं, ठीक है, सर्विस कराते हैं उसको, आपका तकरीबन जो है वो 2000 रुपया हर महीने इस पे लग जाता है। क्या करें, एसिटी कॉस्ट में ऐड कर दें? क्यों एक्सपेंस आउट क्यों कर रहे हैं? डेली तो नहीं है तो महीने में हो रहा है भाई। जो CD70 लेके जाओ ट्यूनिंग के बाद 125 थोड़ा ही बन जाता है तो CD70 रहता है ना। हाँ, अगर आपने सब्सिक्वेंटली ऐसा खर्चा किया कि आपका CD70 125 बन गया, इंजन चेंज कर लिया या इसका काम कर लिया, ठीक है, तो आप फिर उसको कैपिटलाइज करने का सोच सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, कॉस्ट ऑफ नहीं, वेयर एंड टियर तो भाई होती है जिसको सही करने के लिए जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। वेयर एंड टियर तो डेप्रिसिएशन हो रही है ना, वेयर एंड टियर तो हो रही है। ये वेयर एंड टियर जरा कम हो या कम असरअंदाज हो, इसके लिए हम ये सर्विस, ये मेंटेनेंस वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डे टू डे सर्विसिंग जो है वो बेसिकली लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करे। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से ये चंद नाम लिख रहा हूँ, कोई इनमें से कोई एक भी आपको नजर आ जाए तो आप अपग्रेड होता, मतलब अपग्रेड टाइप चीज नजर आ रही हो तो वो कैपिटलाइज होता है। अगर मेंटेन करना है, मैं क्यों ऑयल करा रहे हैं, क्यों ट्यूनिंग करा रहे हैं, क्यों मेंटेनेंस कर रहे हैं, ताकि जिस लाइफ के लिए, जिस कैपेसिटी के लिए, जिस परफॉर्मेंस के लिए मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया है, कम से कम उसके ऊपर अच्छे तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, ये सारी परफॉर्मेंस की बातें हो रही। ठीक है ना, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, इसलिए ज़्यादा सारे नाम लिख रहा हूँ कि कोई एक चीज़ आपको लग जाए कि बढ़ रही है तो उसको आप अपग्रेड के ज़ुमरे में ले जाएंगे। क्वालिटी ऑफ आउटपुट, तो जब अपग्रेड के ज़ुमरे में चली जाएगी तो वो फिर मेंटेनेंस नहीं है, अपग्रेड नाम हो गया, अपग्रेड हो गया। ठीक है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एटसेट्रा आर मेंटेन। रेवेन्यू एक्सपेंस वो कॉस्ट हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो मेंटेन हो रही है, बढ़ नहीं रही, मेंटेन हो रही है, तो ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, रिकॉर्ड करो P&L में एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस। फिर बता दिया करें गड़बड़ हो रही हो, पता नहीं आवाज़ में, आपको तो पता ही नहीं चलता ऐसे आवाज़ सही है या गलत है ना, क्योंकि आपने वो भी नहीं लगाया हुआ। बाय द वे ये नीचे अंदर चला गया था ना, अंदर, तो मैं तो खैर रगड़ खा रहा होगा, तो आवाज़ ऑनलाइन वाले बताएंगे आपको। मैंने करनी है ना अभी आगे मंडे ट्यूसडे को मीटिंग, तो फिर आप लोगों को मैं सेट करता हूँ। रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस
नेक्स्ट वीक से सारा कुछ अब स्टार्ट हो जाएगा ना, आपके टेस्ट्स, आपकी जूम मीटिंग्स वीकली जो होते हैं, ठीक है। आपकी नहीं, आप लोगों को मैं ऑनलाइन, फिजिकल वालों को मैं जब सिलेबस एंड हो जाता है ना और घरों को जाते हैं आखिरी महीने में पेपर्स के लिए, उस वक्त मैं फिजिकल वालों को भी फिर जूम मीटिंग में बुला लिया करता हूँ ऑनलाइन वालों के साथ। लेकिन वैसे नहीं, वैसे आप लोग तो रोज़ मिलते जो है अगले दिन, ठीक है। रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस इन P&L व्हेन इनकर्ड, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, सादा एग्जाम्पल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सादा रनिंग कॉस्ट, ठीक है। वो फ्यूल, वो बिजली जिसकी वजह से वो चल रहा है, वो बंदा जो उसको चला रहा है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बंदा जो उसको चला रहा है उसकी सैलरी, चलो आपको जी वो तो बंदों की चीज़ होगी ना, आप इसकी बात करें तो इसकी ट्यूनिंग, इसकी मेंटेनेंस, पीरियोडिकल मेंटेनेंस जो कर रहे हैं, ये क्या इसी एसेट पे खर्चा हो रहा है। लेकिन इस खर्चे को एसेट कॉस्ट में क्यों नहीं डाल रहे, क्योंकि ये सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए है, अच्छा चले, जैसा चलना चाहिए उसको वैसा चलता रहे, वैसा कम से कम चलता रहे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है जी, तो सही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कैटेगरी होती है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, ये आगे 3 सब कैटेगरीज में मैं बांट के बताता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टैंडर्ड में किताबों में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, एक तो साफ सुथरी अपग्रेड कह लेंगे, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन एसेट आ जाए, ये जो मैंने लिखा, लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये इंक्रीज कर जाए, इसको कहते हैं अपग्रेड करना। इम्प्रूवमेंट, किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट आ जाए, जिसको क्या करना है, कैपिटलाइज, यानी ये ऐसी कॉस्ट है जिससे फ्यूचर में अब आपको फ़ायदा आएगा ना, तो इसको एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड कर देंगे, जो बुक वैल्यू होगी उसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, दूसरा रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट, ये भी एक चीज़ है कि अगर आपने ये तो इंट्रो में नहीं पढ़ा होगा आपने, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट के पढ़ा था। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट में ये है, अकाउंटिंग एंट्री कैसे की होगी, डिस्पोजल तो पढ़ा नहीं हुआ था उस वक्त, के पास ज़बानी कलामी पढ़ा है, ज़बानी कलामी पढ़ा है, चलो ठीक है, यहाँ पे सवाल करेंगे, एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सवाल होंगे, ठीक है। खैर, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट का मतलब, जैसे मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप है और उस लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क एक मेजर पोर्शन है, एक मेजर पार्ट है, तो आपने पुरानी हार्ड डिस्क को रिप्लेस किया, उसकी जगह नई हार्ड डिस्क लगाई, तो इस हार्ड डिस्क का रिप्लेस होना, अव्वल तो नॉर्मली हम रिप्लेस करते भी हैं तो उसमें थोड़ी कैपेसिटी या थोड़ी परफॉर्मेंस अपग्रेड टाइप चीज़ होती है तो करते हैं, लेकिन ये ना भी हो तो इस केस में रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट के केस में आपका अपग्रेड ना भी हो एसेट, तब भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि नए पार्ट को आपने कैपिटलाइज करना है, एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है, लेकिन इसमें एक शर्त लगाते हैं स्टैंडर्ड ने शर्त लगाई, क्या, प्रोवाइडेड पुराने पार्ट का डिस्पोजल आप रिकॉर्ड करो, यानी पुराने को डिस्पोज कर दो, नए को ऐड कर दो पार्ट को। एसेट पूरा, लैपटॉप पूरा वैसे ही आपका है, उसमें एक पुरानी हार्ड डिस्क जो है उसको डीरिकग्नाइज करो और नई हार्ड डिस्क को रिकग्नाइज कर दो, एडिशन और डिस्पोज, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ होती है मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहॉलिंग। मिसाल के तौर पे हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए एविएशन का रूल क्या है, हर 3 साल बाद उसको इंस्पेक्शन करवाई जाती है, मेजर इंस्पेक्शन होती है, ओवरऑलिंग होती है, यानी कि पूरा हवाई जहाज़ एक बार खोल के पुर्जा करके अलग कर दिया जाता है, साफ़ सुथरा करके चेक करके उसको फिर दोबारा जोड़ दिया जाता है। ये कोई इस तरह की जो है वो चेकअप नहीं होता कि आपको जी मिसाल के तौर पे ज़रा मोबाइल जाके मैंने मोबाइल की दुकान पे दिखा लिया और ऐसे 10 मिनट में हो गया, नहीं, ये अच्छा खासा इसका खर्चा आता है, बता रहा हूँ ना आपको, पूरा हवाई जहाज़ एक बार खोल दिया जाता है, ठीक है, अब पुर्जा करके दोबारा लगाया जाता है, तो इसको कहते हैं मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग। ये लोगों की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी शर्त है कि हर 3 साल में हवाई जहाज़ ने जो है वो ये ओवरऑलिंग करवानी है। अब एक तो कॉस्ट बड़ी मेजर होती है, ठीक है, और दूसरा
हवाई जहाज़ तो हो सकता है 20 साल 25 साल की लाइफ रखता हो, यूज़फुल लाइफ। हमने 25 साल तक ये हवाई जहाज़ इस्तेमाल करना है, इस नियत करके हमने ख़रीदा था। तो हवाई जहाज़ 24-25 साल इस्तेमाल होना है और ओवरऑलिंग जो है वो सिर्फ 3 साल फ़ायदा देगी। तीसरे साल के चौथे साल में फिर दोबारा ओवरऑलिंग करानी पड़ेगी, फिर 6 साल गुजरेंगे फिर। तो ये जो ओवरऑलिंग है इसको भी कैपिटलाइज किया जाता है और फिर 3 साल में इसको डेप्रिशिएट करके इस खर्चे को, कॉस्ट है ना, फिर उसको ख़त्म किया जाता है और वो ख़त्म हो जाती है तो फिर नई को ऐड किया जाता है। ये तीसरी चीज़ है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में थोड़ी बात नहीं, अब ज़रा बात बढ़ गई है क्योंकि आप भी बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो कैपिटल, छोटे होते सबसे बड़ा शौक क्या होता है, बड़े हो जाइए, बड़े होकर पता लगता है यार की चवल मारी की सोचते होंगे सी, है ना। चले, तो ये जनाब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये तीन शक्लों में आपको नज़र आएगा। यानी कैपिटलाइज होने वाला एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसको हमने एसिडी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है। किसी ने माइक तो नहीं छेड़ा, डुक 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 हुआ है ना थोड़ा सा, मुझे लगा शायद हाइब्रिड में किसी ने माइक के साथ, मेरे साथ या माइक के साथ, जो भी कह लें, छेड़खानी की। सर ये जो आपने एग्जांपल दी है पार्ट चेंज करने की, नहीं मैंने नहीं दी। हार्डवेयर जब चेंज करते हैं इसका पार्ट, हाँ, चाहे इसकी मतलब परफॉर्मेंस ना भी बढ़े, हम इसको कैपिटलाइज कर जी जाहिर है परफॉर्मेंस बढ़ने वाला जो है ना वो इधर है कि जिसके अंदर ना तो आपको मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट नज़र आ रही है ना ओवरऑलिंग, लेकिन एक ऐसा खर्चा कर दिया है जिसने आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर दिया, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब ये पुराना पार्ट उतार के नया कर दिया। तो ये आपके CD70 वाली एग्जांपल जो 1 to 5 बनी थी, ये फिर आपकी मेजर रिप्लेसमेंट पार्ट के अंदर आ जाएगी। हमने कहा कि अच्छा, अपग्रेड कर दे, हाँ, चाहे इसकी परफॉर्मेंस ना भी हो, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं। जाहिर है उसकी वजह ये भी है कि मतलब इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। वजह आपने सोचनी है। अब फिलहाल तो मैं ट्रीटमेंट पढ़ा रहा हूँ सादा सा, ठीक है। आपने एक ट्रक लिया है, उस ट्रक की लाइफ 10 साल है और उसका जो बीच में इंजन लगा हुआ तीसरे साल सीज मार गया, आपने वो इंजन निकाल के नया डाल दिया, तो वजह आप सोचें ना, कैपिटलाइज होने, ठीक है। सादा सी बात है भाई, एक पार्ट निकल गया दूसरा पार्ट आ गया, उसने रहना है हमारे साथ, ये मेंटेनेंस नहीं है, एक चीज़ रनिंग कॉस्ट नहीं है, डे टू डे खर्चा नहीं है, ठीक है। तो बस सोचा खुद भी करो ना थोड़ा सा, सारा मुझसे सोचवाते हैं। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है सोचवाते तो मेरे से है ना, मेरे से सोचवाया ना करें, आई हेट सोचना ना। इम्प्रूवमेंट अगर आ जाए आपके एसिड में, जिसको आप प्यार से क्या कहा करते हैं, अपग्रेड, कोई अपग्रेडेशन हो जाए किसी भी तरह की, तो ये मैंने यहाँ पे लिख तो दिया। अगर कोई पार्ट रिप्लेस नहीं हो रहा या कोई ओवरऑलिंग नहीं है, वो स्पेशल केसेस हैं अलग से। उसके अलावा जनरल केस है ये कि कोई भी ऐसा खर्चा जो अपग्रेड कर दे आपके एसिड को, अपग्रेड हो, शर्त यह है कि अपग्रेड हो, वो कैपिटलाइज होगा। और अगर रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है या ओवरऑलिंग है तो इसके लिए वो वाली शर्त नहीं है, वो स्पेशल केसेस हैं अपने आप में, ठीक है। उनको हमने हमेशा क्या करना है, बस शर्त ये है कि अगर रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट किया है तो पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो नए को एडिशन के तौर पे ले सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट इन एसिड आ जाए तो जैसे इसके लिए मैं यूँ लिख सकता हूँ कि लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट और क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड ना इज इंक्रीज्ड या इम्प्रूव्ड, ठीक है। अगर लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो है वो, ये देखो मैं सिर्फ ये लफ्ज़ बदलना है, ये ठीक है, इज इम्प्रूव्ड या इंक्रीज्ड, तो इसको कहा जाता है जी कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहा जाता है जी, कैपिटल एक्सपेंस। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज पार्ट ऑफ दैट एसिड, ठीक है। अभी एग्जांपल में देखते हैं ना जाके, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसी एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। आसान तरीका यही होता है, जो वर्किंग हम जिस फॉर्मेट में कर रहे होते हैं, तो जहाँ पे एसिड की बुक वैल्यू पहुंची हुई है उसी के अंदर कॉस्ट को ऐड कर देते हैं बस, और आगे फिर जो रिमेनिंग लाइफ होती है उस पर उस टोटल को ही डिप्रिशिएट करते जाते हैं, ताकि जब एसिड ख़त्म हो
तो एसिड ने ख़त्म होना, तो ये थोड़ा ही है कि जो आपने अपग्रेड किया वो अपग्रेड फिर भी हमें फ़ायदा देगी। जब एसिड जाना है तो अपग्रेड आपने जो भी आपने अपनी गाड़ी के साथ, मोटरसाइकिल के साथ कोई फनकारी लगाई है ना, जिससे वो अपग्रेड हुआ है, ठीक है, जब वो मोटरसाइकिल या गाड़ी आपने बेचनी है तो वो अपग्रेड साथ ही चली जानी, वो उतार के आपको नहीं रख लेते होते, ठीक है ना, उसने अलग से को फायदा देना होता है, वो उसी एसिड का हिस्सा होता है। इसलिए क्या करो, एसिड की कॉस्ट का ऐसे पार्ट बनाओ और जितनी एसिड की रिमेनिंग लाइफ है उस पर इसको क्या कर दो, डेप्रिशिएट। ये भी हो सकता है कि उस अपग्रेड की जो लाइफ है वो इस एसिड से फिर भी कम हो, तो अलग से कर लो डेप्रिशिएट। करते हैं, सवालों में देखते हैं, इन तीनों केसेस के सवाल है। इसका सवाल मेरे पास नहीं है, बस माजरत के साथ, ठीक है ना, वो तो आपको ऐसे ही पता है ना, कोई भी खर्चा, रनिंग एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है ना, मज़े के तो सवाल अगले वाले हैं, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाए या इम्प्रूव हो जाए, इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इज रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दैट एसिड, रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दैट एसिड, उसी एसिड का हिस्सा बना लो, ठीक है जी। और अगली बात जो है वो क्या है, और जो अपग्रेड कॉस्ट है, यानी कि जो अपग्रेड करने की कॉस्ट आई थी जिसको हमने एसिड कॉस्ट का पार्ट बना दिया, एंड द अपग्रेड कॉस्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड। हाँ जी बताओ, ज़बानी बताया तो है, अभी बताओ, आप बता दो कैसे डेप्रिशिएट करेंगे इसको। शैल बी डेप्रिशिएट अलॉन्ग विद ओरिजिनल एसिड, अलॉन्ग विद ओरिजिनल एसिड ओवर ओरिजिनल एसिड्स यूजफुल लाइफ। गलत बोला मैंने? जो एसिड में अपग्रेड हुआ है, इस अपग्रेड की कॉस्ट को एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। तो सादा बात है, आगे सोचने की, लिखने की जरूरत भी नहीं थी। एक एसिड ही बढ़ गया ना, अब वो बढ़ा हुआ एसिड बकाया जिंदगी पे डेप्रिशिएट हो जाएगा। सादा ही है बात, ठीक है। तो शैल बी डेप्रिशिएट, लेकिन चलो अंग्रेजियां मारते हैं थोड़ी सी। अपग्रेड कॉस्ट शैल बी डेप्रिशिएटेड along with the original acid, ठीक है जी, ओवर इट्स ओरिजिनल लाइफ, मतलब इट्स का मतलब चलो पूरे लिख दो, ओवर ओरिजिनल एसिड्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ठीक है, ओवर ओरिजिनल एसिड्स रिमेनिंग लाइफ, ठीक है जी। तो फिर आप कार बेच देना और इंजन घर पे रख लेना और रोज सुबह उठ के गिर्र हाथ सेकना उस पर, नहीं होता ना नॉर्मली जी। बात तो थोड़ी मजाक का केस है, लेकिन आपने जो बात की है अभी कि हम लोग मेजर पार्ट चेंज करते हैं, सर जी ऐसे तो कोई भी चीज टूट जाएगी, हम उसको एक्सचेंज करेंगे तो उसको कैपिटलाइज कर लेंगे, तो सही है ना, गलत है इसमें कुछ? कोई चीज़ टूटेगी उसी को ही रिप्लेस करते हैं। तो मेजर पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत तभी पेश आती है जब आपका कोई मेजर पार्ट टूट जाता है। बट मेजर भी लफ्ज़ है ना, मेजर पे भी गौर करो। मेजर पे गौर नहीं कर रहे तुम, और बात सोच रहे हो। मेजर पे गौर करो। भी बात गलत नहीं है ना, बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपका कोई मेजर पार्ट टूट गया है तो ये कॉन्सेप्ट है इसीलिए कि उसको रिप्लेस करोगे तो भाई जाहिर है उस पर अच्छी खासी कॉस्ट लगेगी। वो कोई नट बोल्ट काबला थोड़ा ही है, वो कोई रबर की वॉशल थोड़ा ही है। वो सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? वो ही तो रनिंग में, मेंटेनेंस में जाते हैं। ये जो आप हर महीने अपने प्लांट की सर्विस कराएंगे तो उसमें नट बोल्ट छोटे बहुत लगेंगे, थोड़े बहुत, उसमें रबर की वॉशलें लगेंगी थोड़ी बहुत। इसको मेजर पार्ट की रिप्लेसमेंट नहीं कहते, इसको मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक है? सही है ना? मेजर कुछ लिफ्ट ही नहीं करा रहे तुम। इस बार ही पुरानी किताब किस के पास है? पुरानी किताब ये ज़रा एग्जांपल्स आई थिंक उसमें नहीं है, या हैं भी तो मैंने वॉल्यूम 2 में डलवाई थी पुरानी किताब की ना, क्योंकि वॉल्यूम 1 में तो उस वक्त पढ़ते हुए तो ये वजूद में आई थी, तो वजूद मार्ज वजूद में आ गई थी, तो फिर वॉल्यूम 2 आगे आया था तो उसमें मैंने डलवा दी थी, जो एग्जाम्पल पे अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जिनको नई किताब है उनको ये मिल जाएंगी यहाँ पे।
मैं बताता हूँ भाई, पहले मैंने तो लब लें दो पेज पहले बता दो मैम, एडा मैं सफ़ा हाफज मुक्की नहीं रहे सवाल, यानी कि पहले सवाल थोड़े थे और बढ़ गए। ये जनाब है बिल्कुल पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन 73। तो ये आपने नहीं करना फिलहाल, 1 मिनट, फिलहाल 1 मिनट नहीं करना, फिलहाल ज़रा मैं यहाँ वैसे लिखने आया था, बात पूरी करके ही जाएंगे अब। पेज 167 क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है जी। इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट है पढ़ा हुआ है हमारा, हम ये करेंगे जाके। पता नहीं पास पेपर 4 कब करेंगे, असल में तो वो मैंने वैसे छेड़ के भेज दिया था आपको कि चलो आधा पौना भी सही हो जाए तो ज़रा एतमाद आ जाता है को यार बगैर पढ़ाए सर के भी हमने इतना कर लिया है ना, तो ज़रा थोड़ा सा अगर वो भी पढ़ा देगा थोड़ा बहुत जितना उन्हें गोली गोली करानी है, हम बेहतर ही होंगे, ठीक है। तो पर्चा तो हम वैसे ही पास कर लेंगे, बस कॉन्फिडेंस, लेकिन आना रोज़ है ना, कल तो छुट्टियाँ शुरू। हाँ पर्चा तो हम वैसे ही पास कर लेंगे, छोड़ो बस क्या करना है जाके। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की एक मिसाल, आपके एसेट में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, इस वजह से जो खर्चा आपके एसेट में इंप्रूवमेंट ले आए उसको क्या करना है, कैपिटलाइज। दूसरा, एसेट में इंप्रूवमेंट आए या ना आए, भाई आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, आए या ना आए इससे कता नज़र, अगर आपने अपना कोई मेजर पार्ट रिप्लेस किया है, अपना नहीं मतलब अपने एसेट का कोई मेजर पार्ट आपने रिप्लेस किया है, ठीक है, तो चाहे इंप्रूवमेंट आए चाहे ना आए। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट सब्सिक्वेंटली होना है ना। अब कोई यहाँ पे उठ के साइंसदान ये कहे सर अगर पहली बार मोटर लग रही, ओ भाई को सब्सिक्वेंट में कहाँ से आ गई, जब रेडी टू यूज होने तक के खर्चे तो वो तो वैसे ही इनिशियल मेजरमेंट में आ रहे, इसलिए एसेट चल पड़ा है एक बार, ये खर्चे बाद में होते हैं। तो बाद में जब एसेट चल पड़ा, बाद में कोई ऐसा खर्चा हुआ जिसमें आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं अपने किसी मेजर पार्ट को रिप्लेस करना है, तो चाहे इंप्रूवमेंट एसेट में आए या ना आए इसको कैपिटलाइज करना है। लेकिन शर्त क्या लगाई स्टैंडर्ड ने, पुराने पार्ट को डी रिकग्नाइज करो तो इसको रिकग्नाइज करो, पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड करो तो नए का एडिशन रिकॉर्ड कर लो। बाकी उसने ये नहीं लिखा कि अगर ना करो तो, लेकिन मतलब यही होता है कि फिर अगर पुराने का डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं करना तो फिर नए का एडिशन भी ना करो, फिर जैसे है वैसे है कि बुनियाद पे चलाओ, ठीक है ना, सही है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ अ कर्नल पार्ट, मेजर पार्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ अ मेजर पार्ट। अच्छा जी, अब लिख ले यार, इसमें जी लाइफ प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा मे और मे नॉट इंक्रीज, मैं लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं पिछली बार मुझे याद है मैंने ये लिखा था कि लाइफ प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा जो है ये चीज़ें हैं ये नहीं होंगी इम्प्रूव। लेकिन फिर बच्चों ने सवाल किया कि सर अगर हो जाए तो भाई असल में ना जब हो जाए फिर तो और ज़िंदगी आसान हो जाती है ना, हो जाए तो फिर तो वो इधर भी फॉल कर जाता है अपग्रेड में, मेजर पार्ट भी है और अपग्रेड भी हो रहा है, पुराने को डिस्पोज करो मेजर पार्ट नया वाला ऐड करो, वो कैपिटलाइज है, मतलब कि कुछ किसी एक तरफ पड़ जाए तो ठीक है। तो मे और मे नॉट इम्प्रूव, मैं मकसद कहने का तो ये है कि अगर इम्प्रूव ना भी हो तो मेजर पार्ट को अपने कैपिटलाइज करना है, रिप्लेसमेंट को, ठीक है। अगर इम्प्रूव हो जाए फिर तो वैसे ही आप कर देते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंस को कैपिटलाइज, ठीक है। तो लाइफ प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा, हूँ मैं पूरी लाइन नहीं लिख रहा, लाइफ प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा में और मे नॉट, may or may not be increased or improved, may or may not, चलो increase और improve, ठीक है जी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। इसका ट्रीटमेंट बोलो, कैपिटलाइज करेंगे इसको ऐड करेंगे एसिडी कॉस्ट में और पुराने को डिस्पोज कर देंगे, और ये जो आपने ऐड किया है पार्ट की कॉस्ट, इसको आपने असल में तो उसी पार्ट की लाइफ पे ही डेप्रिशिएट करना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके एसिड की नेचर ही ऐसी है, आपने एक प्लांट इंस्टॉल किया है, उस प्लांट की यूजफुल लाइफ जो है वो 30 साल है, लेकिन हर 3 साल बाद उसकी एक बड़ी
आपसे बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं प्लांट्स के अंदर। कभी आप जब कैफ के बाद जाएंगे ना इंशाल्लाह आर्टिकल में, तो फिर जब फैक्ट्री में जाया करेंगे 30 जून पे, आप स्टॉक टेक को देखने, ज़रा ऑब्जर्व करने, ठीक है। तो फैक्ट्रियों के चक्कर लगेंगे, इंडस्ट्री में आप जाएंगे, आप देखेंगे आपसे बड़ी बड़ी तो मोटरें लगी होती हैं। अब 30 साल उस प्लांट की लाइफ है, लेकिन 3 साल के बाद आपके जितनी कद आदम मोटर वो रिप्लेस करनी पड़ती है, उसकी लाइफ ही 3 साल है। अब क्या करें, कैपिटलाइज करते रहेंगे उसको, और 3 साल वो मोटर की कॉस्ट अलग से चलेगी, यूं समझ लें। वो 3 साल बाद जो है वो डेफिसिट हो जाया करेगी, वो खत्म, फिर नए उसको डिस्पोज, नए को ऐड, डिस्पोज ऐड, ये लाइक इंस्पेक्शन बन जाएगा। तो सादा बात है, मिलती जुलती बातें हैं, ठीक है। बस परेशान नहीं होना, सवाल सामने आए तो करते जाना जो सामने नजर आए। इसीलिए तो सवाल रखे हुए हैं, 3-4 सवाल हैं, पता नहीं आज होते हैं या नहीं होते, लेकिन दिल यही था कि ये इस बार ऐसे ही ज़रा स्टार्ट में कर लें हम। जी एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, हमें अल्लाह ने चाहा तो। टाइम से शुरू किया है और 2 घंटे क्लास रखी है। ये सारी बातें इसीलिए हैं कि ये स्लो पॉइजन ही रहे। बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो जुलाई के महीने में या वो अगस्त के पहले 1-2 दिन शायद बने बीच में ना, 31 जुलाई से आगे शायद 1 अगस्त को हफ्ता हो या 2 को, एक आध दिन आगे जो जाता है। बहरहाल ये आखिरी हफ्ते के अंदर कोई एक्स्ट्रा क्लास करनी पड़े तो करनी पड़े। ना तो हम संडे ऑन करते हैं जी, और ना ही हमको एक्स्ट्रा क्लास करते हैं FAR 1 में। FAR 2 में करनी पड़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। तो बहरहाल अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम करते रहेंगे, और स्लोली साथ हफ्ते में एक आधी कर ली, ठीक है, ताकि पता ना लगे। चुप कर जा यार, चुप कर जा। ये ना मैं यार इसका मुझे CRN वगैरह दो, इसको कहीं ना आसपास भेजें, बंदा नहीं ठीक है, ये बंदा बहुत ख़तरनाक है, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। इसके ज़रा मुझे डिटेल्स प्रोवाइड कर दो आप, ठीक है। अच्छा जी बेटा, रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड करोगे एज एन एसेट, रिकॉर्ड एज एसेट प्रोवाइडेड। हाँ जी, शर्त क्या है, प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज डी रिकग्नाइज्ड या ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल, ठीक है। प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट इज डी रिकग्नाइज्ड, प्रोवाइडेड ओल्ड पार्ट, प्रोवाइडेड मतलब शर्त क्या है, ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल। जी बोले सर, अगर जिस प्राइस पे जो हम लोगों ने नया पार्ट खरीदा है, पुराना पार्ट भी उसी प्राइस से डिस्पोज करेंगे, क्योंकि वो क्लियरली एलोकेटेबल नहीं है कि हम लोग देख सके। बेटा नहीं, वो होगा, जाहिर है वो होगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो एक्सेप्शनल केस है, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। बताया जाएगा कि जी ये, नहीं तो वो ये कहेगा टोटल कॉस्ट का 20% 30% इंजन की कॉस्ट होती है, नए वाले को देख लेंगे जाकर, उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लेंगे। कैलकुलेशन मैटर्स जो है ना, वो कैलकुलेशन सवाल में ही देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल रूल तो पढ़ लें, ये होगा वो होगा। अगर वाले सवालों का जवाब ही मैं नहीं देता होता, मैं कहता हूँ यार अगर नहीं, सवाल लाओ, अगर के साथ सवाल ना शुरू हो बेशक करो, फिर बच्चे सेट हो जाते हैं। 2-4 दिन देखूंगा फिर कर दूंगा, अभी तक तो चल रहा है सही। रिकॉर्डेड एज एसेट, अगर मगर रिकॉर्डेड एज एसेट प्रोवाइडेड, ओल्ड पार्ट इज रिकॉर्डेड एज डिस्पोजल। अच्छा, अब अगली बात, अब ये जो न्यू पार्ट है इसकी डेप्रिसिएशन का क्या खाता है जी। न्यू पार्ट shall be depreciated over that parts useful life, ठीक है। क्या मतलब अगर तो आपने पार्ट रिप्लेस करके लगाया है, अगर तो उसकी लाइफ भी उतनी ही है जितनी आपके बाकी एसिड की लाइफ रिमेनिंग रह गई है, यानी कि ऐसे नहीं होता कि हर 3 साल बाद बदलें। वो तो इत्तेफाक से आपके ट्रक का इंजन सीज मार गया था, किसी वजह से पानी नहीं डाला था आपने, ऑयल नहीं चेंज कराया था, कुछ आपकी नेग्लिजेंस की वजह से कुछ हुआ कि वो इंजन ख़त्म हो गया। वरना तो जब भी आपने बाकी इतने अपने डिलीवरी ट्रक्स खरीदे हैं, उन सब की अगर यूजफुल लाइफ 15 साल है तो 15 साल बाद आप वो उसी ओरिजिनल इंजन के साथ ही बेचते हैं। ये एक्सेप्शनली एक हो गया कि 3-4 साल गुजरे थे, इसका इंजन सीज हो गया तो आपने उसको चेंज कर दिया। तो अगर तो जो नया पार्ट आया है उसकी लाइफ और आपके एसिड की रिमेनिंग लाइफ ये सेम ही है, तो फिर तो उसके ऊपर मतलब बेसिकली क्या है, एसिड का जो रिप्लेस पार्ट है उसकी जितनी लाइफ है उसी पर ही उसको डेप्रिशिएट कर दो। और वो नॉर्मली क्या होती है इस तरह के केसेस में
अक्सर यही होता है कि वो एसिड की रिमेनिंग लाइफ तक वो भी साथ ही रहता है और फिर एसिड के साथ ही चला जाता है, लेकिन असूल क्या है, उस पार्ट की रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेफिसिट करना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जी रिप्लेसमेंट ऑफ सीज्ड इंजन। चलो एग्जांपल क्या आ गई जी, आपने रिप्लेस किया, एक इंजन सीज हो गया था वो, ठीक है जी, रिप्लेसमेंट ऑफ अ सीज्ड इंजन। ऑफ अ सीज्ड इंजन, ठीक है जी। पता नहीं, देखते हैं यार, तुम लिखते रहो, तुम्हें क्या मसला है? अच्छा एक मिनट, पेज नंबर 168 पे क्वेश्चन नंबर 74, पेज 168 क्वेश्चन 74, ठीक है जी। और लास्ट इज, उससे पहले आप सवाल पूछ लो जी। अगर अकाउंटेंट को ये ना पता चले कि मेजर पार्ट है कि नहीं, तो अकाउंटेंट को गोली मार देनी चाहिए, अकाउंटेंट जंगलों में निकल जाए फिर। अकाउंटेंट बेटा किसी से पूछ ले, मशवरा कर ले, दुनिया में और भी अकाउंटेंट बसते हैं, उससे बड़े भी होंगे, सीनियर भी होंगे, ठीक है। मशवरे में अल्लाह ने बड़ी खैर रखी है, किसी सियाने को पूछ ले अकाउंटेंट, ठीक है। जंगल में ऑडिट जी, जंगल में मंगल। मेजर इंस्पेक्शन, जब तक आप इस बात में से नहीं ना निकलेंगे कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, सवाल में अगर उसने यूं कर दिया, भाई सवाल में अगर के साथ ना बहुत सारी मगर चीजें होती हैं। आप कोई क्वेश्चन में ना अगर कर देना कि अगर ये हो जाए, तो उसके साथ 4-5 चीजें और भी बदलनी पड़ जाती हैं उसको, वो डेटा उस हिसाब से देता है, इसलिए सवाल में जाके फिर देखेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, आपको जरूर समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। पैटी इशू से निकलो, कॉन्सेप्ट समझो, इन्हीं कॉन्सेप्ट से सवाल बनेगा इंशाल्लाह, इन खौफों से नहीं निकलोगे तो बस। और ये बड़ा मसला है, मैं बता रहा हूँ आपको, सीए के स्टूडेंट का एक बड़ा मसला क्या है, सादा बात लिखी हुई मिल जाए ना तो कहता है ये नहीं हो सकता, इतनी सीधी गल, आई कैप इतनी साफ, कुछ तो गड़बड़ होगी बीच में, है ऐसा नहीं होता। अक्सर सादा बात को हम खुद मुश्किल बना लेते हैं, प्लीज नहीं करना ऐसे, ये बड़ी खतरनाक बात है, मैंने खुद देखा है, तजर्बा किया बच्चों को इस तरह से करते हुए, ठीक है। सादा बात लिखी है, सीधी बात आ गई पर्चे में, नहीं ऐ नहीं हो सकता, आई के इतनी सादा बात कर दे, इतना सीधा कैसे पूछ सकता है, हालांकि होता वो सीधा ही, वो अपने गले मुसीबत डाल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रखें चीज़ों को, रिलैक्स रखें चीज़ों को, रिलैक्स ही हैं चीज़ें, हम खुद उनको परेशान करके अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। ज़रा एक हफ्ता 10 दिन ज़रा इस मोड पे चल के देखें, पास पेपर आ रहे हैं ना, आप समझे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, पास पेपर कोई जो आई के अपने पेपर दिए थे ना, कुछ नहीं यार, सही है, आम सी बातें हैं, इस तरह सोच बड़ा मैटर करती है, ठीक है ना। ये जो माइंड साइंसेस होती हैं, क्या सोच बड़ा, इंसान जिस चीज़ का इरादा कर लेता है अल्लाह उसको वजूद दे देते हैं। तो आप ज़रा एक ये 15 दिन आपने ये समझ के करना है कि यार सबसे आसान दुनिया का पेपर भी यही है, ठीक है। और ये जो लिखा होता है, और जाहिर सी बात है जो पर्चे में आता है, अभी पर्चा आया, आप अपने सीनियर से पूछें यार पर्चे के अंदर कोई एक लफ्ज़ ऐसा बताओ जो आपने, अभी FR2 बैठे हो किसी से पूछ लो, जो आपने क्लास में पढ़ा ना हो, अगर वो बच्चा आया पूरे, ये छुट्टियों वाले से नहीं पूछना, जो रेगुलर आया था, आपसे ये पूछें कि यार कोई पर्चे में एक लफ्ज़ ऐसा हो, एक जुमला ऐसा हो, एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपने पढ़ा ना हो और आ गया हो, कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है, बस खौफ डर। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सब पढ़ के जाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कह सकते बस पूरा नहीं होगा, पर्चा पूरा नहीं हो रहा होगा, वो जो बात नहीं मानते शुरू दिन जो कही थी, वही बच्चे हैं, टेस्ट नहीं देते पूरा सेशन, वही बच्चे हैं जो पूरा नहीं कर पाते, वरना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो 15 दिन जरा ये मोड बदल के अब आपने देखना है, ठीक है। बिटवीन द लाइन्स कुछ नहीं है, जो है बस सामने है, सादा है, ये सोच के भी पौना सवाल 70-80% सवाल सही हो जाना है, और हर सवाल इतना सही कर लो तो पास भी हो जाना है, ठीक है ना। चलो हिम्मत करो। बहुत बच्चे मैंने देखे जो कि पेपर से पहले ही फेल हो जाते हैं, पेपर में जाने से पहले ना, ओए पेपर, ओए 6 महीने, ओए खाला, ओए शादी, ओए मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल लटरम पटरम। तो आप डर के खेलेंगे या खेल के जीतेंगे?
नहीं, डर के खेलने वाले तो फिर हार जाते हैं, पर खेल लें जीत जाएं। वो कल तो जीते हम, ओए होए चस नहीं आ गई, मैं कहना है। अच्छा पाकिस्तानी कौम है ना, अब एक मैच जीते हैं ना, स्टार्ट ऑफ अ न्यू इरा, ये है वो है, मेरे वर्गे सारे ही जो है ना, अब फिर बेचारों के तो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, फिर जुतियां ला रही हैं ऐसी। मतलब हम लोग भी ना ऐसे एकदम वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। और मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑल, ठीक है, ये बेसिकली बेटा नॉर्मली ये क्या होती है, ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड जी करते हैं। जरा मैं लिख लूँ अब, विच रंगी दे लिया करो, नॉर्मली अ लीगल रिक्वायरमेंट। तो भाई इसका सबसे सादा सवाल इसी का ही होता है, अगर आ जाए तो। नहीं आया कभी, तभी तो आया नहीं कभी। ये भी मिल जाए, ये तो अक्सर ही आया होता है, ये नहीं आया, लेकिन सादा होता है ये, सबसे ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट सादा है, ठीक है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन एसेट, और पुरानी इंस्पेक्शन जो होती है उसको डीरिकग्नाइज कर देते हैं, नई को रिकग्नाइज। यानी ये इससे बड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ज़्यादा आसान है। कि मिसाल के तौर पे आपने हवाई जहाज़ लिया 10 करोड़ का, कितने तो होना है पता नहीं, 10 करोड़ का, लेकिन 3 साल के बाद आपने उस पर 10 लाख रुपए खर्च करके ओवरऑलिंग करवाई। अब एसिड तो अपनी लाइफ के हिसाब से एसिड में भी कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, सीटों की अलग लाइफ होगी, इंजन की अलग होगी, लेकिन उसको छोड़ो, ये जो ओवरऑलिंग है ना, इसकी बात हो रही है। सिर्फ 3 साल बाद इसको आपने जो है वो दोबारा करवाना है। 9 लाख में आपने ये आज करवा ली ओवरऑलिंग, अब ये 9 लाख आपने कैपिटलाइज कर लिया, अगले 3 साल 3-3 लाख करके आप इस ओवरऑलिंग को भी डेप्रिशिएट करते रहे एसिड के साथ ही। तीसरे साल का एंड हो गया, चौथा साल शुरू होना है। हवाई जहाज़ हवा में जाने के लिए ज़रूरी है इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट का होना, ओवरऑलिंग का सर्टिफिकेट का होना। तो आप दोबारा गए ओवरऑलिंग करवाने, तो उन्होंने कहा पाइन महंगाई हो गई है, अब 12 लाख में करेंगे। आपने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, 12 लाख में नई इंस्पेक्शन करवाओगे, ओवरऑलिंग करवाओगे, वो 12 लाख ऐड करोगे, 9 लाख डीरिकग्नाइज कर दोगे, ठीक है, और 12 ऐड हो जाएगा। अब अगले 3 साल वो 12 डेप्सिट होता रहेगा, एंड सो ऑन, जब तक एसेट रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अच्छा तो लीगल रिक्वायरमेंट है, तो नॉर्मली ये, तो इसको क्या करना है आपने, रिकॉर्ड करना है एज एन एसिड, ठीक है, रिकॉर्डेड एज एन एसिड एंड डेप्रिशिएटेड। एंड डेप्रिशिएटेड ओवर लाइफ ऑफ इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग, ठीक है जी। जो उस इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग की लाइफ है, आपने उसी के ऊपर उसको डेप्रिशिएट कर देना है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको अभी कि अगर 3 साल इस ओवरऑलिंग की लाइफ है, 3 साल बाद दोबारा ओवरऑलिंग करवानी है, तो आप 3 साल के ऊपर इस कॉस्ट को डेप्रिशिएट कर दें, ठीक है। और फिर क्या करें, जब वो इंस्पेक्शन जो ओवरऑलिंग की लाइफ ख़त्म हो जाए, उसको डीरिकग्नाइज करें, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। और नई वाली को कॉस्ट डिफरेंट हो सकती है ना, 3 साल पहले 9 लाख में ओवरऑलिंग हुई थी, आज 12 में हो रही है, 3 साल बाद हो सकता है ये 16 में हो जाए, 20 में हो जाए, महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो पुराने वाली को डीरिकग्नाइज करें, जो डेप्सिट हो चुकी थी, नई को रिकग्नाइज करें, और फिर अगली लाइफ पे उसको अमोर्टाइज करें। इसके लिए भी इंशाल्लाह हमें सवाल मिल जाएगा जी। पेज नंबर 169 है और क्वेश्चन नंबर 75। पेज 169 क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है जी। लें जी इसकी पिक्चर लें। हाँ भाई अब बोले सवाल यहाँ से को आ रहा था, जिन्होंने नोट किया अच्छा किया। असल में ना ये किताब में लिखा हुआ है, आईकेएफ की किताब में भी और हमारी किताब में भी, सिर्फ ये कि ये है, ये है, ये है, अगली बातें नहीं लिखी, ठीक है ना। वो तो समझाई जाती है ना, फिर करवाई जाती हैं। आईकेएफ की किताब के अंदर भी इसकी एग्जांपल्स कोई नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए वो एग्जांपल्स भी बना ली थी। पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, इतनी जल्दी यार, आज टाइम गुजर गया। सवाल नहीं पूछ सकते पार्ट 2 से पहले, पार्ट 2 शुरू होगा तो सवाल शुरू कर सकते हो जी। पार्ट 2 शुरू।